शाम के 5 बजने को है। दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नियंत्रण नीति के ड्राफ्ट से एक बार फिर यह मुद्दा सुर्खियों में आ गया है। यूपी के बाद बीजेपी शासित मध्य प्रदेश, गुजरात, असम और यहां तक कि कांग्रेस शासित राजस्थान जैसे राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण के लिए नीतियों की बात होने लगी है। लेकिन जनसंख्या नियंत्रण के सवाल पर हमेशा हिंदू मुसलमान की राजनीति हुई है और एक बार फिर इसे इसी चश्मे से देखने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश में आने वाले 6-7 महीनों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, इसीलिए भी जनसंख्या नियंत्रण पर बंटवारे की राजनीति शुरू हो गई है। इसीलिए आज दंगल में हमारा मुद्दा है जनसंख्या नियंत्रण नीति पर उठ रहे सवालों से जुड़ा हुआ। क्या जनसंख्या नियंत्रण को चुनावी नजरिए से हल करने की कोशिशें हो रही हैं? अगर कानून या नीति की बात हो रही है तो राज्यों में अलग अलग नीतियां बनने के बजाय क्या केंद्रीय नीति बन सकती है? 1950 के दशक से ही जनसंख्या नियंत्रण की कोशिशें करने वाला भारत दुनिया का पहला बड़ा देश था, लेकिन अब तक यह मुद्दा क्यों बना हुआ है? क्यों अभी तक यह सवाल है कि कितने बच्चे हैं? पहले यह रिपोर्ट देखिए, उसके बाद दंगल की बहस की करेंगे शुरुआत। जनसंख्या विस्फोट सामाजिक सवाल है या राजनीतिक? भारत में इस सवाल का जवाब तलाश करते करते पीढ़ियां बीत गई हैं और एक बार फिर उत्तर प्रदेश के चुनावों के कुछ महीनों पहले जब जनसंख्या नियंत्रण नीति का मसौदा जारी हुआ है तो न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश की राजनीति इसी सवाल पर भिड़ गई है। आखा देश में जुदा जुदा राज्यों में जुदी जुदी रीते वस्ती नियंत्रित करवा माटे राज्य सरकारों जे नवा कायदा अमल में लावी रही है, ये बधानो अभ्यास समय आवे अमे करीशुं अने जरूरियात प्रमाणे ज्यारे ज्यारे योग लागशे त्यारे ये अंगे सरकार आगळ कार्यवाही करशे। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानूनी परिधि में ये विषय जरूर आना चाहिए और उसको कानून की परिधि में लाकर यदि हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से उसका लाभ इस देश की भावी पीढ़ी को होगा। हम आग्रह करते हैं पुरुष भाइयों को कि बढ़ चढ़ के भाग लें और अपने बच्चों को हमारे दो करने का अगर करेंगे तो भविष्य बहुत ही उज्जवल होगा। जनसंख्या नियंत्रण का मुद्दा न सिर्फ यूपी, गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में गरमाया है, बल्कि देश की संसद में भी इसकी गूंज उठ सकती है। 19 जुलाई से शुरू हो रहे संसद सत्र में आबादी नियंत्रण को लेकर बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा और रविकिशन प्राइवेट मेंबर बिल लाने जा रहे हैं। जनसंख्या को रोकने के लिए एक केंद्रीय कानून की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि जेडीयू ने जो सकारात्मक बात कही है वो मेरे बिल में विद्यमान है। कानून लागू होने के 18 महीने तक इसका कोई भी दमनकारी या रोकने वाला प्रोविजन लोगों पर लागू नहीं होगा। यह 18 महीने का उपयोग लोगों को समझाने में, उनकी चेतना के स्तर को बढ़ाने में हम करेंगे। जनसंख्या नियंत्रण पर देश में बहसें पहले भी हुई है, लेकिन हर बार मुद्दा हिंदू बनाम मुसलमान की राजनीति में फंसा है। आसाम में ये हिंदुओं का 2 से नीचे है, मुसलमानों का 3.16 है। केरल में हिंदुओं का 1.7 से नीचे है और मुसलमानों का 2.33 है। ये जो डेमोग्राफिक इम्बैलेंस है, इससे भी तनाव बढ़ते, इससे भी कष्ट बढ़ते हैं और इसलिए हम उम्मीद करेंगे कि हमारे मुस्लिम भाई भी जनसंख्या नियंत्रण की बात को समझेंगे। अल्लाह के ऊपर छोड़ो, जो जिसका पैदा होगा वो उसका अपना रिस्क, अपनी जो की किस्मत साथ लेके आता है। वो इसमें ये थोड़ी है कि उसे अगर वो आ जाएगा देश में बिल्कुल नहीं भुखमरी हो जाएगी। अरे भुखमरी तो अब देश आज भी हो रही है। इस राजनीति के मद्देनजर जनसंख्या नियंत्रण पर राजनीतिक सहमति बनाना कभी मुमकिन नहीं हुआ। राजनीति कैसे बटी है, इसे राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बीच की सोच के अंतर से समझ लीजिए। यही भारतीय जनता पार्टी है। जब नसबंदी का कार्यक्रम चला था तो ये लोग विरोध किए थे। यदि 70 के दशक में यदि नसबंदी को यदि उसी को आगे बढ़ाते तो आज ये जनसंख्या इतनी नहीं बढ़ी होती। सारी समस्याएं उसकी जड़ है बढ़ती हुई आबादी। इस आबादी का नियंत्रण करना जरूरी है और उस पर जो भी कानून भारत सरकार को लाना चाहिए।
भारत की जनसंख्या बड़ी तो है, लेकिन युवा है, और ऐसे में सिर्फ राजनीति के लिए आई कोई नीति खराब नतीजे दे सकती है। ये जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक नए संकट पैदा करता है। आज तक ब्यूरो। हिंदुस्तान में हर रोज 70,000 बच्चे पैदा होते हैं, एक साल के लिहाज से 2.5 करोड़। इसके जरिए आप समझ सकते हैं कि स्थिति हमारी कहां तक जाकर पहुंची हुई है, क्योंकि एक साल के भीतर ही कई नए देशों को हिंदुस्तान जन्म देता है या कई देशों की बराबरी कर लेता है। इसीलिए राज्य के बजाय क्या एक राष्ट्रीय नीति हिंदुस्तान में नहीं होनी चाहिए? इसी पर चर्चा करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से नाहिद खान साहब हमारे साथ प्रवक्ता मौजूद हैं। AIMIM की ओर से असीम वकार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। BSP प्रवक्ता MS खान साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस्लामिक स्कॉलर आसिफ रमीज दाऊदी भी हमारे साथ मौजूद हैं। दंगल की बहस का नियम सबसे पहले अपने मेहमानों को बता देते हैं। पहले सवाल के जवाब में हर मेहमान को 1.5 मिनट बेरोक टोक बोलने का मौका मिलेगा। इसके बाद डिबेट ओपन की जाएगी। आपस में एक दूसरे से आप क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। सबसे पहले गौरव भाटिया जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, किसी एक राज्य की समस्या तो है नहीं जनसंख्या, तो इसको लेकर एक राष्ट्रीय नीति आखिर क्यों नहीं होनी चाहिए इस देश में? क्या है बीजेपी का टेक इस पर? चित्रा जी, देखिए, बहुत पहले ये ठोस कदम उठाए जाने चाहिए थे, लेकिन भारत की सबसे बड़ी परेशानी ये रही है कि ज्यादातर राजनीतिक पार्टियां केंद्र में कांग्रेस रही, और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो समाजवादी पार्टी और बसपा और AIMIM, ये सब सामुदायिक और तुष्टीकरण की राजनीति। इनको ये लगता है कि अगर जनसंख्या नियंत्रण की कोई भी नीति आएगी या कानून आएगा तो एक धर्म विशेष को निशाने पे लिया जाता है, जबकि हमें समझने की जरूरत यह है कि ये आवश्यक नहीं है कि आपके कितने बच्चे हों। आप कहें कि भाई ये तो अल्लाह की मेहर है, अल्लाह देखेगा। ये ज्यादा आवश्यक है कि जो बच्चे हम पैदा करें, पहली बात तो वो भारत के बच्चे हैं, उनका भविष्य उज्जवल हो, उनको हम साक्षरता दे पाए, सबसे बेहतरीन जो है एजुकेशन दे पाए, उसके साथ उनके पास रोजगार के अवसर हों, स्वास्थ्य चिकित्सा के सारे साधन उपलब्ध हों, और ये तभी हो सकता है जब हम ये सुनिश्चित करें कि जनसंख्या का नियंत्रण हो। दूसरी बात, ये धर्म तटस्थ है, कोई ऐसा नहीं है किसी एक धर्म को जो है इसमें टारगेट किया जा रहा है। तीसरी बात, आप इनकी मानसिकता देखिए, ये कहते हैं चुनाव को देख के ये लाई जा रही है। तो मैं कहना चाहता हूं, पहली पॉलिसी फैमिली प्लानिंग की 1952 में आई। क्या 1952 में जो पॉलिसी आई थी वो भी चुनाव देख के आई थी? समय आपका खत्म हो गया है गौरव जी, आप अपनी बात आगे बढ़ाइएगा। नाहिद खान जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। नाहिद खान जी, किसी एक विशेष धर्म के चश्मे से इसको देखने की कोशिश क्यों की जा रही है? और समाजवादी पार्टी के तो सांसद तक का बयान सामने आया है। शफीकुर रहमान का जो बयान है वो अपने आप में बहुत सारे सवालों को जन्म देता है। अगर राज्य कुछ अच्छा काम कर रहा है तो उसको लेकर आगे बढ़ना चाहिए, आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। क्यों लगता है कि इसके पीछे राजनीति और चुनाव है? चित्रा जी, जनसंख्या पर जरूर नियंत्रण होना चाहिए है, लेकिन इसमें अवेयरनेस की भी ज्यादा जरूरत है। अब आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश में चुनावी महीने चल रहे हैं, 4-5 महीने में जो है आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। तो क्या इन 4-5 महीने में 1-8 करोड़ बच्चे पैदा हो जाएंगे कि इसको जो इतनी जरूरी है कि अभी इसको इस पर चर्चा हो जाए, ये अभी लागू हो जाए? भाई, इसके बाद एक रेगुलर गवर्नमेंट आ जाए जो इस मामले को गंभीरता से ले और उस पर विचार करे और जो कानून की आवश्यकता उसको बनाए। इसमें दूसरी बात ये भी जरूरत है कि जेंडर इक्वालिटी भी हमें देखनी पड़ेगी कि आजकल जो मानसिकता है, सदियों से चली आ रही है भारत में मानसिकता कि वंश जो है बेटा चलाता है, मुखाग्नि जो है बेटा देता है, जिसकी वजह से भी बार बार जो है लोग जो पे बच्चे पैदा करते जाते हैं। जबकि आप देखिए इसी कोरोना काल में देखने को मिला कि अनेकों बेटियों ने अपने पिता को, माता जी को जो है मुखाग्नि दी। तो ये मानसिकता भी बदलने की बहुत जरूरत है। अभी हिंदू मुस्लिम की बात करते, बात हिंदू मुस्लिम की नहीं, बात ये देखिए कि हिंदू में जो इंडियन कपल्स है उसमें 83% लोगों की 2 से अधिक बच्चे हैं, और इसमें भी 70% से अधिक कपल्स ऐसे हैं बैकवर्ड SC ST के जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं। मुसलमानों के तो 13% अधिक बच्चे। अब जो पिछड़े दलित वर्ग के जो भाई हैं वो कह रहे हैं कि कहीं पे निशाना है और कहीं पे निगाहें हैं भाजपा सरकार की। जनसंख्या तो बहाना है, इनको दरअसल
पिछड़े दलितों को सताना है, उनकी नौकरी को लेकर उनको धमका रहे हैं। आप ये देखिए उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी 27% आरक्षण था, वो सिर्फ 3.86% ही लागू किया गया और एससी आरक्षण भी पूरा लागू ये बात तो पहले अपने नेताओं को समझाइए। आपके ही नेता इस तरह का बड़बोला बयान देते हैं जिसके बाद समाजवादी पार्टी को पूरे के पूरे कटघरे में खड़ा करके ये सवाल पूछा जाता है। और सांसद महोदय को तोल मोल कर बोलना चाहिए ना, कम से कम भ्रम की स्थिति नहीं बने। आप अपनी बात आगे बढ़ाएगा, लेकिन उसके पहले एमएच खान साहब एक सेकेंड, आप असीम वकार साहब पहले आपके पास आते हुए, चूंकि हम सब ने देखा है एआईएम चाहे बिहार हो, बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, हर जगह अपने पैर पसार रही है, महाराष्ट्र और हैदराबाद में तो आप लोग हैं, आंध्र प्रदेश में। क्या जनसंख्या को लेकर एक राष्ट्रीय नीति नहीं होनी चाहिए? इसको राजनीति के चश्मे से देखने की आप लोगों की ओर से भी कोशिश क्यों की जा रही है असीम वकार साहब? क्या ये दुखदाई नहीं है कि एक दिन में हिंदुस्तान में 70,000 बच्चे पैदा हो जाते हैं और हमारी स्थिति क्या है? गरीबी, भ्रष्ट, हर जगह देखिए आप, तो बहुत सारे कारण ऐसे हैं जो जनसंख्या की वजह से जन्म ले रहे हैं। तो सरकार को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग, असीम वकार साहब? मैडम आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए पिछले 10 साल से मैं इस पर बोल रहा हूँ और 10 साल से इस बात पर इसलिए बोल रहा हूँ कि ये एक विस्फोट है, ये एक टाइम बम, ये फटेगा। लेकिन इसकी जो टाइमिंग है उस पर अगर लोग सवाल उठा रहे हैं तो जवाब देने की जरूरत है। दूसरी बात, इसको इस बात से बिल्कुल जोड़ के ना देखा जाए कि इससे मुसलमान परेशान होंगे, मुसलमानों पर ही हम 14% हैं, जो 84% है उनका भी हिसाब किताब दिया जाए। मेरा अपनी मांग ये, विधि मंत्रालय ने ये कहा है कि उन्होंने सबसे सुझाव मांगे। विधि मंत्रालय ने ये बिल बनाया है कि जो लोग 2 या 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे उनको सरकारी नौकरियों में नहीं रखा जाएगा। मैं मुख्यमंत्री जी से गुजारिश कर रहा हूं आपके चैनल के जरिए से, मेरा सुझाव ये है कि उसमें आगे बढ़कर आप आइए, ऐलान कीजिए, गारंटी दीजिए, शपथ पत्र दीजिए कि जो लोग 2 से या 2 से कम बच्चे पैदा करेंगे उन सबको सरकारी नौकरी देश में मिले ना मिले उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी जरूर देंगे। करवा दीजिए एक बार ऐलान, बड़ी मेहरबानी होगी। थोड़ा सा इससे लोगों के बीच में जज्बा पैदा होगा और सरकारी नौकरी और नौकरी के लिए लोग आगे बढ़कर आएंगे। मेरी बात पहुंचा दीजिएगा एक बार आप। चलिए ठीक है, आपकी बातें बहुत सी हैं। आपकी बात सीधे तौर पर पहुंच भी रही है, लेकिन मुझे लगता है कि चाहे पक्ष हो, सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, अगर देश के लिहाज से, किसी राज्य के लिहाज से अच्छा काम हो रहा हो तो दिल खोलकर उसका स्वागत भी करना चाहिए। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाए हैं, गौरव इसका जवाब देंगे। एमएच खान साहब, सीधे आपका रुख करते हुए, मतलब चुनाव है इसी वजह से कोई भी अच्छा बिल लेकर नहीं आए सरकार, ये कौन सी बात होती है एमएच खान साहब? अगर कोई अच्छा काम किया जा रहा है तो उसका दिल खोलकर स्वागत कीजिए आप लोग। क्या दिक्कत है? यूपी में चाहे देश में हमेशा तो चुनाव ही होते रहते हैं ना, ऐसा तो है नहीं कि पहली बार चुनाव हो रहे हैं। 17 में विधानसभा का चुनाव, 19 में लोकसभा का चुनाव, उसके बाद स्थानीय चुनाव, फिर 2022 में विधानसभा के चुनाव। तो चुनाव तो हमेशा होंगे। तो चुनाव के मद्देनजर कोई बिल ही लेकर नहीं आया जाए, ये कौन सी बात हो गई? इसका कोई विरोध नहीं कर रहा है। ये बिल ले आया है तो बिल का मकसद भी तो समझिए। आपने कहा कि पोर्टल पर डाल दिया गया। पोर्टल पर क्या मतलब है? हिंदुस्तान की जनता 70% जनता गांव देहात में रहती है। इसके पास आईफोन है, इसके पास इतनी फुर्सत है कि आप पोर्टल पर जाके आपका ये देखेगा। उसको अगर बैंक से पैसा मिल रहा हो तो जाके दिखेगा। लेकिन सवाल इस बात का पोर्टल पर डालने का मतलब, आज जिला अधिकारी कहते ब्लॉक प्रमुख ब्लॉक के लेवल पे जाता, प्रधानों के पास ये मसौदा जाता और कहते उनसे राय मशवरा करिए। ये तो इसीलिए कह रहा हूँ ये शगुफा है, या चुनाव में कोई मतलब नहीं है। चुनाव आने के पहले इसको किया गया है। दूसरी बात यह कि ये सिर्फ सब चीजें जो है, क्या आप गौरव भाटिया जी बताएंगे कि 2022 में जो एमएलए का चुनाव होगा तो एमएलए जो उनको टिकट देंगे जिनके 2 ही बच्चे होंगे, या 3 बच्चे वालों को टिकट दे देंगे? ये फिर पार्लियामेंट में जो चुनाव लड़ेगा एमपी को आप 3 बच्चों वालों को देंगे, 2 बच्चों को डालने देंगे। इसीलिए कहा जा रहा है केंद्र सरकार इस कानून को ले आए जिससे पूरे देश में यह मैसेज चला जाए कि 2 ही बच्चों वालों को फायदा मिलेगा। अभी 2022 में अगर भारतीय जनता पार्टी अपने एमएलए 2 बच्चों वालों को लाती है, टिकट देती है, तो मैं स्वागत करूंगा। लेकिन अगर ये नहीं लाती है, नहीं टिकट देती है, तो इसका मतलब सिर्फ ये शगुफा है और कुछ नहीं है। जिसका मतलब ये होता है कि महंगाई को सुनिए महंगाई को दबाने के लिए पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, इसका कोई जानकारी न देना चाहे।
उसको छुपाने के लिए, डीजल के दाम छुपाने के लिए, ये सब जो है काम ठीक है। क्या दाम बढ़ रहे हैं इस वजह से इस तरह से जनसंख्या नीति की बात की जा रही है उत्तर प्रदेश में? आसिफ रमीज दाऊदी साहब इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर जल्दी से 1.5 मिनट की आपकी टिप्पणी, उसके बाद इस डिबेट को मैं ओपन करूंगी। लेकिन बार बार इसको हिंदू मुसलमान के चश्मे से फिर आसिफ साहब क्यों देखा जाता है? बार बार इस तरह के बयान क्यों सामने आते हैं जिससे एक भ्रम की स्थिति बनती है कि नहीं जनसंख्या नियंत्रण कानून दरअसल एक खास वर्ग विशेष के लिए है? इस तरह की स्थिति क्यों पैदा हो जाती है हमेशा? चित्रा जी, सबसे पहले तो मैं इस तरह के कोई भी कमेंट्स जो कहीं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से आती हैं, मैं उसको कंडेम करता हूं। और जनसंख्या कंट्रोल, ये जो एक्सप्लोजन है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन या पॉपुलेशन कंट्रोल, कोई आज की बात है नहीं। जमाने से हम लोग खुद सुनते आ रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर के हम दो हमारे दो, 70 साल से चीजें चल रही हैं। मुसलमानों का जो मामला अभी है कि उसमें आप देखें इतने जमाने से मुसलमानों के लिए कौन सी पार्टी ने क्या बहुत बड़ा कोई काम किया। अब जब ये एक जनसंख्या कंट्रोल की बात आ रही है तो यहाँ पे आप देखें कि हिंदू मुसलमान करने की से ज्यादा जरूरी, रिलीजन कभी ये रीजन ही नहीं रहा है जनसंख्या के, पॉपुलेशन के एक्सप्लोजन का, मेरे हिसाब से। इसलिए कि आप अगर देखें 1950 में भी लगभग 40 और 50 करोड़ की आबादी, और उस वक्त सिर्फ हिंदू और मुसलमान की आबादी का जो फर्क था वो 30 करोड़ का था, और आज देखें वो लगभग 80 करोड़ से ज्यादा का बढ़ रहा है। ऐसे हालात में आप देखें कि कोई भी इसको हिंदू मुसलमान का रंग देता है वो गलत है। आप इसमें देखें सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर है, आप इसमें देखें एक पॉलिटिकल फैक्टर भी आता है, और आप इसके साथ साथ देखें कि एक रिलीजियस फैक्टर को ला दिया जाता है। जो लोग ये समझते हैं कि मुसलमान या मुसलमान फैमिलीज बच्चा पैदा करने की मशीन है, या वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में बहुत बड़ा रोल है, या उनको ही बहुत बड़ा नुकसान, आप खुद देखें कि आप दूसरे रिलीजन में भी, आप हिंदू फैमिलीज में भी देखें तो आप रेशियो आप निकालें तो कई ऐसा वक्त भी था कि एक का फर्क था, एक बच्चे का। आप ऐसे ही हालात में हिंदू मुसलमान नहीं करके आप ये देखें कि कोई आप यूनिफाइड कोई रूल लाए। लेकिन नेता जब तक हिंदू मुसलमान करे नहीं तब तक तो उनकी बात अधूरी रह जाती है। महत्वपूर्ण बात आपने कही। और अब डिबेट की शुरुआत करते हुए गौरव, चूंकि ज्यादातर सवाल आपके लिए उठे हुए हैं, मेरा सीधा सा स्पष्ट सवाल आपसे है, और यहाँ पर बीएसपी के नेता भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अलग अलग राज्यों का ये मामला तो है नहीं, और अब तो उत्तर प्रदेश के अलावा असम, राजस्थान में भी इस तरह की बातों को लेकर विचार चल रहा है, गुजरात, दूसरे कई राज्य, मध्य प्रदेश, वहां पर भी चर्चा चलने लगी है। तो अलग अलग राज्य अपने लिए अलग अलग नए नियम, कायदे, कानून निर्धारित करें, उससे अच्छा है ना कि केंद्र सरकार इसको लेकर आगे बढ़े। वन नेशन वन इलेक्शन की आप लोग बात करते हैं, तमाम दूसरे भी महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर जिक्र होता है, तो जनसंख्या जैसे गंभीर मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार आगे क्यों नहीं बढ़ रही है? इस पर वो गंभीरता देखने को क्यों नहीं मिल रही है? गौरव भाटिया जी। चित्रा जी, सबसे पहले संवैधानिक दृष्टि से आपको बता दूं, दर्शकों को भी जानकारी होगी कि ये जो जनसंख्या नियंत्रण की बात है और फैमिली प्लानिंग की बात है, ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है संविधान की, एंट्री 20A अगर मुझे सही याद है। और इसीलिए इस पे केंद्र भी एक नीति ला सकता है, कानून भी, और प्रदेश भी। और आप जब कहती हैं कि केंद्र क्या कर रहा है, तो याद करिए 2019 में 15 अगस्त को लाल किले से श्री नरेंद्र मोदी जी ने जनसंख्या विस्फोटक हो सकती है हमारे लिए, और किस तरह से हमारे को जो अवसर मिलने चाहिए और हमारे जो बच्चे हैं उनको इस अवसर से दूर रख सकती है, इसकी बात उठाई थी। और इसी कड़ी में अगर कोई प्रदेश आगे बढ़ के कोई कानून ला रहा है जहां वो किसी को दंडित नहीं कर रहा है जैसे मायावती कह रही हैं, बल्कि वो ये कह रहा है कि अगर आप जनसंख्या नीति और कानून का पालन करेंगे तो हम आपको प्रोत्साहन देंगे, जागरूकता से भी हम इसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आप देखिए, मायावती जी ने कहा इसकी टाइमिंग गलत है। अभी मायावती जी 2 दिन पहले जब आतंकवादी गिरफ्तार हुए थे तो भी कह रही थी ये टाइमिंग जो है चुनाव को देख के गिरफ्तारी हुई है आतंकवादियों की। आप बताइए चित्रा जी, क्या आतंकवादियों को गिरफ्तार ना किया जाए, जबरन धर्मांतरण का कानून ना लाया जाए, जनसंख्या नियंत्रण की नीति और कानून ना आए, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं? मतलब 1.5-2 साल पहले आप रुक जाइए, पॉलिसी पैरालिसिस हो जाए जैसे कांग्रेस में होता था। मैं अपनी बात पूरी कर दूं प्लीज, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए, मैं आ रही हूं आपके पास, इसके बाद ना है। हाँ, देखिए, ऐसे चीखम चिल्ली से कोई फायदा नहीं है। मैं विधिक तौर पे और जो मेरी जानकारी है उस पे रख रहा हूं। अब देखिए, समाजवादी पार्टी की बात करते हैं, आजम खान जी,
वो कहते थे मुसलमानों के बच्चे ज्यादा हैं क्योंकि उनके पास रोजगार के अवसर नहीं है। तो अगर समाजवादी पार्टी की सरकार तो 8-9 साल रही, कृपया करके ये बताएं कि क्या किया इन्होंने जनसंख्या नियंत्रण के लिए, या केवल तुष्टीकरण और सांप्रदायिक राजनीति करते रहे। और जैसा शफीकुर रहमान ने कहा, बीजेपी का टीका और अल्लाह के बच्चे, ये बातें जो है समाजवादी पार्टी ही कर सकती है। अगर देश और उत्तर प्रदेश आगे बढ़ता है तो इनको दर्द होता है, मुसलमानों को अपना वोट बैंक मांग के चलते हैं। और एक बात 15 सेकंड में और कह दूं, देखिए जनसंख्या क्यों बढ़ानी है, AIMIM के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, ये क्या एक बयान था इनके नेता का कि हम 15 करोड़ हैं, 100 करोड़ पे भारी। अब आप सोचिए, देश की बात नहीं कर रहे हैं, वो 15 करोड़ को 100 करोड़ पहुंचाने की बात कर रहे हैं। तो ये सब बातें जब करी जाती हैं, चुनाव की टाइमिंग की बात की जाती है चित्रा जी, तो खुद संदेह होता है ये लोग देश को आगे बढ़ने देंगे पहले या नहीं आप जवाब दीजिए, उसके बाद में वकार साहब आपके पास आऊंगी। आ रही हूं MS खान जी। नाहिद खान, पहले तो शफीकुर रहमान साहब को ही बोलिए कि इस तरह के बड़बोले बयान नहीं दिए जाएं, क्योंकि एक तरफ वैक्सीन पर हमने भ्रम की राजनीति देखी है, अब आपके नेता जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर भी अगर इस तरह के बयान देंगे तो फिर लोगों के बीच, जो आम जनता है उसके बीच क्या मैसेज जाएगा? नाहिद खान। चित्रा जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, गौरव जी ने जितनी भी बातें अभी तक की हैं उसमें खुद ही ये हिंदू मुस्लिम करते रहे। खुद आप देखिए कि बीजेपी के सारे प्रवक्ता जो जनसंख्या कानून के ऊपर बात करते हैं वो खुद ही हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। एक बात, दूसरी बात, ये वैक्सीन की बात कर रहे हैं कि हमारे शफीकुर रहमान बर्क साहब की बात कर रहे हैं और वैक्सीन की तमाम बातें कर रहे हैं। तो बीजेपी के प्रवक्ता साहब ये बताएं कि बीजेपी के ही MLA और MP MLA सुरेंद्र सिंह ने अनेकों बार बयान दिया कि कोविड की वैक्सीन और दवाई लेने की कोई जरूरत नहीं है, गोबर का लेप लगाएं, गोबर का सूप पिए, गोबर में स्नान करें, कोरोना दूर दूर तक नहीं होगा। इसलिए इन सब बयानों पर मुझसे ना बात करें। अब आप ये बताइए कि बीजेपी और RSS के तमाम अनेकों लीडर्स, सीनियर लीडर्स, लाइक मिस्टर साक्षी एंड अदर्स, ऑफ एंड ऑन द केप्ट ऑन, उन लोग ने अक्सर बयान दिया है, अपर कास्ट हिंदूज के बीच में प्रोपगेट किया है कि 10 से अधिक बच्चे पैदा करिए। अब आज आदित्यनाथ जी जो है, उत्तराखंड वासी आदित्यनाथ जी जो है, पॉपुलेशन कंट्रोल की बात कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश वासियों को जो है नौकरी के नाम पर धमका रहे, धौसिया रहे। तो क्या आदित्यनाथ जी मिस्टर साक्षी एंड अदर बीजेपी लीडर्स के ऊपर राजद्रोह का मुकदमा कायम करेंगे? अगर वो मुकदमा कायम करते हैं तो जनता समझेगी कि बीजेपी हैज कम विद क्लीन इंटेंशंस, अन्यथा जनता तो यही समझ रही है कि इट इज टोटली पॉलिटिकली मोटिवेटेड, ये एक चीप पॉलिटिकल स्टंट है। गौरव जी जवाब दे दीजिए, ठीक है, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। गौरव भाटिया जी। पहली बात तो चित्रा जी, हिंदू मुस्लिम की बात हम नहीं कर रहे हैं, ये तो मायावती से पूछना चाहिए जिनका ट्वीट है कि इनको शांत करा लीजिए। चित्रा जी ऐसे एक बार उनकी बात सुन लीजिए, आपने बोल दिया, हो गई आपने अपनी बात रख दी, बट आपको खुद के नेताओं को भी समझाने की जरूरत है नाहिद खान जी, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण ऐसे मसले होते हैं जिस पे जनता का ज्यादा ख्याल रखना होता है। कुछ आंकड़े लेकर मैं आई हूं अलग अलग देशों की और हिंदुस्तान की, जिसके जरिए आपको समझ में आ जाएगा। गौरव भाटिया जी जल्दी से उनकी बातों का पहले जवाब दे दीजिए आप। धन्यवाद। चित्रा जी, हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है आप मुझे बताइए? क्यों कांग्रेस पार्टी आज आपकी डिबेट पे प्रवक्ता नहीं भेजती है? क्योंकि मुसलमानों को रिझाना है और तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। मायावती का ट्वीट है मेरे हाथ में, कहती है एक धर्म विशेष के लोगों को प्रताड़ित करने के लिए, दंडित करने के लिए है। शफीकुर रहमान बर्क और मोहम्मद आजम खान का मैंने आपको बयान बताया, अल्लाह बच्चे देता है। तो ये हिंदू मुसलमान तो खुद करते हैं और इनकी तो इतनी रीढ़ की हड्डी नहीं है कि ये अगर देश के हित में और प्रदेश के हित में कुछ करना हो तो कर दें। देखिए इनके मैनिफेस्टो में है, शफीकुर रहमान पे कोई उत्तर इन्होंने दिया नहीं। इन्होंने तो यहां तक कहा था चित्रा जी कि अगर मुसलमान नौजवान, प्लीज शांत कराइए, नहीं चित्रा जी, एक एक करके बात करेंगे, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, एक सेकंड, एक एक करके बात करेंगे, लेकिन नेता कोई भी हो। देखिए यहाँ पर गौरव भाटिया जी, चूंकि स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कोर्ट किया गया है, कोर्ट के भीतर सुप्रीम कोर्ट के जनसंख्या नियंत्रण कानून केंद्र का विषय है ही नहीं और इसको लेकर पल्ला झाड़ने की कोशिश भी एक बार की जा चुकी है, लेकिन इसी को लेकर 42वां जो संशोधन हुआ था वो क्या कहता है, ये भी देश के लिए जानना बहुत जरूरी है कि केंद्र और राज्य दोनों के लिए ही यह विषय महत्वपूर्ण हो सकता है और दोनों ही इस पर संशोधन कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ दर्शकों को बताते हुए एक छोटे से ब्रेक के लिए हम जाएंगे। हिंदुस्तान में 70,000 बच्चे रोज पैदा होते हैं, रूस में प्रतिदिन सिर्फ 5,000 बच्चे पैदा होते हैं, अमेरिका में सिर्फ 11,000 बच्चे पैदा होते हैं, चीन में हमारे वहां 70,000 होते हैं, चीन में 44,000 बच्चे पैदा होते हैं, ब्राजील में 8,000 और ऑस्ट्रेलिया में 9,000 बच्चे पैदा होते हैं। क्या वास्तव में पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर
इस गंभीर मुद्दे पर एक सुर तमाम राजनीतिक दलों के नहीं हो सकते हैं। अगर मसला महत्वपूर्ण है तो उस पर भी राजनीति क्यों शुरू हो जाती है? यहीं से चर्चा में आगे बढ़ेंगे। एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौट रहे हैं, कहीं जाएगा मत, आप देखते रहिए आज तक। हमारे दो क्या सिर्फ राजनीति के लिए है या वास्तव में सरकार इसको लेकर गंभीर भी है, या फिर चुनाव आ रहे हैं इस वजह से इस मुद्दे को उछाल दिया गया? कई ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर लगातार चर्चा जारी है। गौरव भाटिया जी, एक बार फिर से आपके पास आते हुए उसके बाद एक एक करके बाकी मेहमानों का मैं रुख करूंगी। देखिए, यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि 70 के दशक में अगर बीजेपी उस समय नसबंदी का विरोध नहीं करती तो आज हालात इस तरह के नहीं होते। सीधे सीधे बीजेपी को ही इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है, जिस तरह से जनसंख्या की स्थिति मौजूदा वक्त में बनी हुई है देश में। चित्रा जी, जैसा मैंने कहा कि जब भी देश सुधार या प्रदेश में सुधार की बात होगी और उनकी सांप्रदायिक राजनीति करने का मौका छिन जाएगा तो कांग्रेस अपना प्रवक्ता नहीं भेजेगी। 70 के दशक में और आपातकाल जब लगा था, आपको याद है क्या हुआ था? जबरदस्ती मर्दों को पकड़ के नसबंदी कराई गई थी और आज ये कहते हैं कि उसका समर्थन होना चाहिए। इससे ज्यादा दुखद बात क्या है? यहां पे हम बात कर रहे हैं प्रोत्साहन देने की, जागरूकता फैलाने की और उसके तहत जनसंख्या को नियंत्रण करने की, और ये लोग कहते हैं कि जो जबरदस्ती नसबंदी कराई गई वो सही है। और याद करिए, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री अभी मध्य प्रदेश में कुछ समय के लिए बने थे, तो उन्होंने ऐसा एक शासन आदेश पारित किया था कि जबरदस्ती फिर से नसबंदी होगी और उसके बाद जो सरकारी कर्मचारी होंगे उनको लाभ मिलेगा। फिर वो वापस लेना पड़ा था। मैं केवल एक बात और जोड़ दूं, ये बात जावेद वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का सर्वोच्च न्यायालय का एक मुकदमा है, जहां सरपंच के चुनाव वही लोग लड़ सकते हैं जिनके 2 और 2 से कम बच्चे हों, और सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि ये नीति सही है, देश हित में है। और मैं समझता हूं उसके बाद भी इसमें धर्म जोड़ना या टाइमिंग और समय की बात करना केवल अपनी सांप्रदायिक राजनीति को बचाने का नहीं। जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जल्दी से। गौरव भाटिया जी इमरजेंसी की बात कर रहे हैं, तो मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि इमरजेंसी लगाने वाले 2 मेन लोग थे, संजय गांधी जी और उनकी पत्नी मेनका गांधी जी। संजय गांधी जी तो दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी पत्नी मेनका गांधी जी MP है भारतीय जनता पार्टी से, और उनके बेटे भी भारतीय जनता पार्टी में, उनकी आंखों का तारा है। तो ये अगर इमरजेंसी के इतने विरोधी है तो मेन जो इमरजेंसी लगाने वाले है कि वो प्रधानमंत्री थी। मैं उत्तर दे दूं, वो PM थी, इमरजेंसी लगा देंगे देश में। मैं बता रही हूँ। देखिए, सबको मालूम है, ये बातें सबको मालूम है। हम लोग जो पूर्वांचल के, गोरखपुर मंडल की रहने वाली हूँ, लखनऊ में जरूर रहती हूँ, और पूर्वांचल के जो महिला और पुरुष है वो राजनीतिक रूप से बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। हमें राजनीति ना समझाए गौरव भाटिया जी। बात ये कि इंदिरा गांधी जी और संजय गांधी जी और इमरजेंसी लगाने वाली, उसमें सबसे ज्यादा अहम भूमिका संजय गांधी और मेनका गांधी की थी। और मेनका गांधी जो अब है, सिर्फ वही बच्ची है जिन्होंने इमरजेंसी लगाई। ठीक है गौरव जी, छोटा सा जवाब, उसके बाद आसिम बकार साहब। ठीक है, आपकी बात हो गई, समझ में आ गई आपकी बात। सेकंड और दे, मुझे कंप्लीट करने दे, केवल 1 सेकंड में मान, 1 सेकंड केवल आप बोलिए। गौरव भाटिया जी बैठकर जो है समाजवादी की बातें कर रहे हैं, तो गौरव भाटिया जी सबसे पहले जो है अपने पिताजी को, वीरेंद्र भाटिया जी को कंडेम करें, जिनकी राजनीति, जिनको नेता बनाया, जिनको राज्यसभा मिली, एडवोकेट जनरल मिला, मान सम्मान समाजवादी पार्टी में मिला, और इनको खुद समाजवादी पार्टी में मान सम्मान मिला। इनकी राजनीति वहीं से शुरू हुई। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। हम मेन मुद्दे पर रहते हैं ना, किसने किस पार्टी से चुनाव लड़ा, किस पार्टी में जाकर वो शामिल हो गए। नाहिद लारी, आज ये वो मुद्दा नहीं है, आज वो मुद्दा नहीं है। ठीक है, एक सेकंड नाहिला प्लीज, वो किस पार्टी में गए, किस पार्टी में है, भविष्य किस पार्टी का होगा, इस पर यहाँ पर डिबेट नहीं रखी गई है। गौरव भाटिया जी, जनसंख्या पर डिबेट है, जनसंख्या को लेकर उन्होंने जो सवाल उठाए हैं उस पर जल्दी से जवाब दीजिए। MS खान जी, मैं आ रही हूँ आपके पास, आप हाथ उठाते हैं। गौरव जी। मैं बिल्कुल देता हूँ। चित्रा जी, पहले तो कोई भी अगर व्यक्तिगत टिप्पणी हो तो कृपया करके उसे रोका करिए। मानिए, प्लीज चुप कराइए, नहीं चुप कराइए। ये कहां से चिल्लाने क्यों लगती है? प्लीज एक बार उनकी बात हो जाए। आपकी बात भी साफ साफ नहीं सुनाई दे रही है, बीच में ब्रेक हो रहा है। गौरव जी, जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए। धन्यवाद, 30 सेकंड लूंगा। सबसे पहले चित्रा जी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी से हमारे पारिवारिक रिश्ते क्या हैं, किसने किसकी मदद करी, ये बड़ों के बीच में रहने दीजिए। अभी ये बच्चों का खेल नहीं, आप मत बोलिए। लेकिन अगर इनका तर्क ये है
प्लीज शांत कराइए चित्रा जी। नाहिद प्लीज एक सेकंड, गौरव जी अपनी बात जल्दी से पूरी कर लीजिए। असीम वकार भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, बाकी भी 2 मेहमान बैठे हुए हैं। प्लीज जल्दी से गौरव भाटिया जी। चित्रा जी, गौरव जी, नाहिद प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए। 3 और लोग बैठे हुए हैं, वो इंतजार कर रहे हैं। प्लीज गौरव जी। चित्रा जी देखिए, शफीकुर रहमान में तो इनके मुंह में दही जम गई, आजम खान के बयान पे दही जम गई। हमसे पूछिए, मैं उत्तर दे देता हूँ। प्लीज चित्रा जी ऐसे नहीं, आप धन्यवाद। चित्रा जी इनको कंट्रोल कर लीजिए, ये आई इसीलिए है चिल्लाने के लिए। ये मेरा समय नष्ट करेंगी, मेरी बात दर्शकों तक ना पहुंचे, यही चाहती है। मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ, प्लीज शांत करा लीजिए। मैं आपसे नाहिद आपकी पूरी आवाज आपको सुनाई नहीं दे रही है, आप जो भी बीच में बोल रही हैं, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है ना? दोनों लोग साथ में बोलेंगे और आवाज साफ भी नहीं सुनाई देगी तो दर्शकों का समय यहां पर जाया होगा। गौरव भाटिया जी, बाकी 3 मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं, मैं चाहूंगी जल्दी से अपनी बात आप खत्म करें। बिल्कुल प्रयास है। देखिए, इनका तर्क ये है कि अगर संजय गांधी ने कुछ गलत किया तो मेनका गांधी आज भाजपा में है। अगर अखिलेश यादव पे भ्रष्टाचार रिवर फ्रंट डेवलपमेंट एरिया जब वो मुख्यमंत्री थे केस चल रहा है तो मुलायम सिंह यादव जी जिम्मेदार हैं। अगर सरकारी बंगले की टोटी चुरा ली तो उसके लिए क्या मुलायम सिंह यादव जी जिम्मेदार अभी तो हैं? जनसंख्या पर डिबेट हो रही है ना, मैंने उनको चुप करा दिया था और उस पर जवाब भी नहीं चाहिए। सर, व्यक्तिगत राजनीति कौन कहां जाकर करता है, इस पर हमें क्यों जाना? ऐसे बहुत सारे नेता अभी चुनाव आने दीजिए, बहुत सारे नेता हैं जो इधर से उधर चले जाएंगे। गौरव जी, जनसंख्या पर प्लीज। एमएस खान साहब नहीं, लेकिन आपने यहाँ पर देखिए, आप कह रहे हैं कि पोर्टल पर क्यों डाल दिया और भी तमाम सवाल आपने पोर्टल पर नहीं डाले तो कहां पर रखें ये बात, आप बताइए। वो तो सलाह मांग रहे हैं ना आप लोगों से, वो जबरदस्ती लागू तो करने नहीं जा रहे हैं आपके ऊपर। एमएस खान साहब बता दीजिए ना, आप बता दीजिए जनता देहात में कितने परसेंट रहती है, शहर में कितने परसेंट? पोर्टल पे जनता जाएगी क्या? सवाल क्या करें? आप बताइए ना, क्या करें फिर? आप बताइए क्या करें फिर? ये सब हो गया, ये इसी को कहते हैं पोर्टल पर डालने का मतलब गुफा। अब मैंने 2 सवाल किया, उसका जवाब आप भी नहीं दे पा रही हैं और भाटिया जी दे पा रहे हैं। मैं दे रहा हूं, अगर मुझे समय मिले। अगर 2022 में सुनिए, 2022 में अगर अपने एमएलए के 2 बच्चों की फार्मूले पे टिकट देते हैं तब तो इसका स्वागत किया जा सकता है, वरना ये सिर्फ गुफा है। दूसरी बात, ये रवि किशन जी प्राइवेट बिल ला रहे हैं। क्यों प्राइवेट बिल लाएंगे भाई? और सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों नहीं बिल लाएगी? प्राइवेट बिल लाने के लिए रवि किशन तैयार हुए। रवि किशन के पास कितने बच्चे हैं जरा बताइए, बुझाना भार चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं है। और गौरव भाटिया जी जवाब दे नहीं रहे। अगर किसी के 4 बच्चे हैं तो क्या वो प्राइवेट बिल नहीं ला सकता है जनसंख्या पर? क्या उसको ये अधिकार नहीं होना चाहिए? एमएस खान साहब, कानून की बात करिए। क्या उनके पास अधिकार नहीं होना चाहिए चूंकि उनके 4 बच्चे हैं तो? और अभी तक की क्या इस तरह की कोई नीति रही है? जो झूठ बोलता है वो सच बोलने के लिए कैसे कर सकता है? तो झूठा है, 1 नंबर का मक्कार है। चलिए ठीक है बक्सा, प्लीज इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए एमएस खान साहब। कौन झूठा? प्लीज सर, प्लीज एमएस खान जी, प्लीज एमएस खान जी, कोई व्यक्तिगत टिप्पणी यहाँ पर मत कीजिए। मतलब ये कौन सा तर्क हुआ कि अगर किसी के 4 बच्चे हैं तो वो जनसंख्या नियंत्रण पर बात नहीं करे? झूठा आदमी झूठे को नहीं कह सकता। असीम वकार साहब, आपकी टिप्पणी हो जाए, फिर एक साथ मैं गौरव भाटिया आपसे जवाब लूंगी। असीम वकार साहब, ठीक, सब समझ में आ गई सर। आपने जो सवाल खड़े किए हैं, पहला सवाल आपका महत्वपूर्ण है, उसमें मैं जवाब ले लूंगी कि क्या बीजेपी ऐसा करेगी कि चुनाव का टिकट उन्हीं लोगों को देगी जिनके 2 बच्चे? ठीक है एमएस खान साहब, असीम वकार जी, ठीक है एमएस खान जी। नहीं देखिए, मैंने सिर्फ इतना ही गुजारिश की कि ये समस्या ऐसा नहीं है कि योगी जी के शासन में आने के बाद पैदा हो या मोदी जी के शासन में आने के बाद पैदा हो। ये समस्या हमारे देश के लिए एक ज्वलंत समस्या है और जितनी भी सरकारें आई हैं सबने इस पर सोचा है। देश के सारे नागरिक इस पर सोचते हैं, जो अक्लमंद हैं, पढ़े लिखे हैं, इसकी गंभीरता समझते हैं, वो सब इसको सोचते हैं कि कैसे कंट्रोल करना है, कैसे रोका जाए। आप सरकार के सबसे पहली बात तो ये क्रेडिट बीजेपी को नहीं जाता, ठीक है, क्रेडिट देश के लोगों को जाता है। आपको भी जाता है चित्रा जी, आपके चैनल को भी जाता है, आप इस मुद्दे को उठाते हैं। मैं इस मुद्दे को सोचता हूं कि ये होना चाहिए, इस पे बिल आना चाहिए, ये क्रेडिट मेरा भी है। ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं है। पहले तो मैं आपके चैनल के जरिए से देश के लोगों को ये बता दूं। तो आपको इस बात से दिक्कत है कि बीजेपी को कहीं इसका क्रेडिट न मिल जाए, इस बात से आपको नहीं मिल रहा है इनको क्रेडिट। हाँ, नहीं क्रेडिट नहीं मिल रहा है इनको मैडम, कोई क्रेडिट नहीं मिल रहा है। लेकिन आपने पूरी डिबेट में मेरी एक सवाल का जवाब गौरव जी ने नहीं दिया। मैंने कहा आप कह रहे हो कि 3 बच्चे होंगे तो उनको नौकरी नहीं दी जाएगी। आप इस बात की गारंटी लिख कर दे दो, एक एग्रीमेंट
दे दो देश को, एक स्टाम्प पे लिख के दे दो योगी जी कि 3 बच्चे से अगर कम होंगे, 2 होंगे या 2 से कम होंगे तो उन सबको नौकरी दी जाएगी। आप ये नहीं दे पाओगे भाई गौरव जी, आप नहीं दे पाएंगे ये। 2 अहम सवाल आपके लिए आए हैं। विधानसभा चुनाव में क्या टिकट उन लोगों को दिया जाएगा जिनके 2 बच्चे हैं? ये सवाल एमएच खान ने उठाए हैं और यहां पर ये पूछ रहे हैं कि जिसके कम बच्चे होंगे क्या उनको लिखित गारंटी देने को तैयार है सरकार कि इन तमाम लोगों को नौकरी दी जाएगी? दोनों के जवाब। हाँ जी, देखिए पहले एमएच खान जी की बात कर लेते हैं। कानूनन इनको जानना आवश्यक है। कोई नीति और कानून आता है तो वो प्रोस्पेक्टिवली आता है, आगे लागू होता है। और अगर इनका तर्क ये है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ लीडर हैं जिनके बच्चे 2 से ज्यादा हैं, तो ये तो दिखाता है कि हम लोग कितने निष्पक्ष हैं कि समाज सुधार के लिए अगर हमें अपने लीडर्स के खिलाफ भी कोई कानून लाना है तो हम ला रहे हैं। दूसरी बात, पोर्टल पे क्यों है ये वेब, रवि किशन जी, आप कहाँ ला रहे हो? आप तो लाने की बात ही नहीं कर रहे हो। एमएच खान जी, मैं आपकी बात कर रहा हूं। आप चित्रा जी क्यों चिल्ला रहे हैं? बिल ला रहे हैं, पार्लियामेंट में बिल ला रहे हैं, तो आपकी बात पूरी कर लूं। लेकिन अगर आप प्राइवेट बिल लाने का अधिकार भी तो संविधान ने ही देकर रखा हुआ है। ठीक है, आप जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि जो अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो दूसरे से सच बोलने की हिदायत नहीं दे सकते। आप चित्रा जी, मैं आपकी बात पूरी कर रहा हूं। ठीक है, हो गई आपकी बात, आप जवाब सुनिए ना। आप बोल रहे हैं कि विधानसभा में क्या टिकट बंटवारा इस आधार पर होगा जिनके 2 बच्चे हैं? जवाब सुन लीजिए गौरव भाटिया जी, जल्दी से। हाँ चित्रा जी, उसका जवाब मैंने दे दिया है। कोई भी नीति आए, कानून आए, प्रोस्पेक्टिव होता है। और इस तरह के जब बयान दिए जाते हैं और एक धर्म से जोड़ा जाता है, तो आज बड़ा सवाल आपके चैनल पे मैं उठाना चाहता हूं। अगर आतंकवादी पकड़े गए तो एक धर्म से ये मायावती और समाजवादी पार्टी जोड़ देते हैं। जबरन धर्मांतरण का कानून लाए, प्लीज डिबेट कहाँ जा रही है? प्लीज बीच में, ये डिबेट कहाँ हो रही है? मेरा ये बिंदु है, नहीं हो रही तो आप मेरा हक छीन जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ये मेरा हक छीन लेंगे। जवाब नहीं है इसका। चित्रा जी, एक आप बताइए, आप सुन तो लीजिए गौरव भाटिया जी, आप जल्दी से देखिए, फिर ब्रेक हो जाएगा, आपकी बात गौरव जी रह जाएगी। एमएच खान साहब प्लीज, गौरव भाटिया जी की बात सुन लीजिए। एमएच खान साहब अपने सवाल उठाए, वो पूछ रहे हैं रोजगार को लेकर भी। असीम वकार साहब ने रोजगार को लेकर भी सवाल पूछा है गौरव जी। बिल्कुल, हाँ। देखिए, सबसे पहले आतंकवादी पकड़े जाए तो धर्म से जोड़ रही है सपा और बसपा और साथ में एआईएमआई। जबरन धर्मांतरण का कानून आया, धर्म से जोड़ दिया। यूनिफॉर्म सिविल कोड आया, धर्म से जोड़ दिया। पॉपुलेशन कंट्रोल की बात करें, धर्म से जोड़ दिया। और सुनिए, ये क्रेडिट की बात कर रहे थे असीम वकार, मैं तो कह रहा हूं आपका नेगेटिव बैलेंस है। आपको क्रेडिट की सबसे ज्यादा जरूरत है। आप क्रेडिट लीजिए, देश और प्रदेश हमें सुधारने दीजिए। और जहां तक रोजगार के अवसर की बात है, चित्रा जी, जितने रोजगार के अवसर मोदी जी ने केंद्र में और उत्तर प्रदेश में योगी जी ने पैदा किए हैं, ये लोग सोच भी नहीं सकते। ये लोग तो भाई भतीजावाद, अपने यादव परिवार को आगे बढ़ाना, मायावती अपने भतीजे को आगे बढ़ाए और ओवैसी साहब अपने भाई को बढ़ाए, ये इनकी राजनीति। चलिए ठीक है, इसी नोट पर इस डिबेट को हम खत्म करते हैं। तमाम जब आप अपनी बात गौरव जी रख रहे थे, तमाम दूसरे लोग हंस रहे थे, लेकिन देखिए लोगों के बीच में जाकर किन किन मुद्दों के आधार पर जनता चुनती है इन नेताओं को, इन सरकारों को। 6 महीने नजदीक है उत्तर प्रदेश के चुनाव में, क्या इस आधार पर बीजेपी को पड़ेंगे वोट? ये अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल, चाहे गरीबी हो, बेरोजगारी हो, कुपोषण हो, प्रदूषण हो, बहुत सारी ऐसी समस्याएं इस देश की हैं जिसके लिए सीधे तौर पर जनसंख्या जिम्मेदार है। इसको लेकर गंभीरता दिखाए जाने की जरूरत है और पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठने की भी जरूरत है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौटेंगे, लेकिन आज जनता की क्या राय निकलकर सामने आई है, जो सवाल हमने पूछा था वो राय आपको दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। कहीं जाएगा मत, आप देखते रहिए आज तक। आज दंगल में हमारा सवाल था, क्या जनसंख्या नियंत्रण पर राज्यों में अलग अलग कानून की बजाय केंद्रीय कानून बने? आपकी जो जवाब हमें मिले हैं उनमें 85% ने हाँ में जवाब दिया है, जबकि सिर्फ 15% ऐसे लोगों की तादाद है जिन्होंने नहीं कहा है। इस पूरे मामले में आगे क्या होगा ये देखना रहेगा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।